दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं @स्किल्ड गुरुजी चैनल। दोस्तों इस चैनल को आप दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका आज की क्लास में, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी नवीन मान्यताएं। दोस्तों पुरानी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी दे देती है दोस्तों। लेकिन आज का जो मत है, जो नवीन मत है, आज दुनिया क्या मानती है, और इसी बात को आधार मान करके इन लोगों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है दोस्तों, जिसको इन्होंने अभिनव मत कहा है। और इस अभिनव मत का जो आधार है वो भूकंप और भूकंप की तरंगों की गति का अध्ययन कर करके हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, अभिनव मत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लगभग 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लगभग 3 भागों में विभाजित किया है। भाग है 3 दोस्तों। पहला भाग है क्रस्ट भाग। सबसे पहला भाग है क्रस्ट भाग, दूसरे भाग को इन्होंने मेंटल कहा है, तीसरे भाग को इन्होंने कोर कहा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्रस्ट भाग की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला भाग जो है ऊपर से यहां से लेकर के दोस्तों निचला क्रस्ट वाला भाग तक, यानी यहां तक की स्थिति जो है वो क्रस्ट भाग की स्थिति कहलाती है दोस्तों। ये क्रस्ट भाग की गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक आंकी जाती है दोस्तों। बात करते हैं कि क्रस्ट की गहराई जब 100 किलोमीटर तक आंकी जाती है दोस्तों, तो ये ऊपरी धरातल के ठीक नीचे से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। ये ऊपर वाला धरातल है दोस्तों, जो आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला धरातल दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहां पर कठोर चट्टानें भी मिल जाएगी आपको, पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, समुद्र की तली मिल जाएगी दोस्तों। और ये ऊपर का धरातल है, और ठीक इस ऊपर के धरातल के नीचे से जो है क्रस्ट भाग आरंभ हो जाता है दोस्तों, और ये लगभग 100 किलोमीटर तक आंका जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्रस्ट प्रदेश की। इस क्रस्ट प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, और ये विभाजित करने वाली एक असमर्थता बनती है दोस्तों, जिसको कहते हैं कॉन्कर्ड असमर्थता। दोस्तों होता क्या है कि भूकंप की तरंगें यहां से होकर गुजरती है, तो इस असमर्थता के आसपास आते ही भूकंप की तरंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों। देखते हैं कि ऊपरी क्रस्ट जो है, ये ऊपरी क्रस्ट वाला भाग इस असमर्थता, कॉन्कर्ड असमर्थता के ऊपर वाला भाग जो है वो दोस्तों आपको दिखेगा ऊपरी क्रस्ट कहलाता है। और ऊपरी क्रस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.8 होता है, और यहाँ की भूकंप की तरंगें लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल लेती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ऊपरी क्रस्ट में चट्टानों की संरचना कैसी है दोस्तों। तो में लगभग ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निचले क्रस्ट की, बात करते हैं निचले क्रस्ट की दोस्तों। निचले क्रस्ट में आते ही आपको घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा। घनत्व 2.8 से वेरी करता करता बढ़ता हुआ लगभग 3 के आसपास हो जाता है दोस्तों। और यहां पर इस होने के कारण, घनत्व का 3 तक होने का कारण यह है दोस्तों कि ऊपर से दबाव और तापमान बढ़ने के कारण चट्टानों में सिकुड़न पैदा होती है, और सिकुड़न पैदा होकर के उसके घनत्व में वृद्धि कर दी जाती है, और इस वजह से जो है यहाँ का निचले क्रस्ट का घनत्व बढ़ करके 3 के आसपास हो जाता है दोस्तों। निचले क्रस्ट में भूकंप की तरंग जो है वो लगभग 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल लेती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही इस कॉन्कर्ड असमर्थता के एरिया में आती है, तो इसकी गति अचानक से कम होने लगती है, और अचानक से कम होकर के ऊपर पहुंचते पहुंचते लगभग 6 के आसपास रह जाती है। इसी वजह से, क्योंकि यहां पर भूकंप की तरंग की गति में अचानक परिवर्तन हुआ, इसीलिए संक्रमण का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। और ऐसे संक्रमण के क्षेत्र को कॉन्कर्ड महोदय ने खोजा था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस असमर्थता का नाम कॉन्कर्ड असमर्थता रखा गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निचले क्रस्ट की। तो निचले क्रस्ट का घनत्व लगभग 3, और यहाँ पर पी तरंग 6.9 किलोमीटर के प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है दोस्तों। और यहाँ की चट्टानें लगभग बेसाल्टिक चट्टानें आपको मिलेगी दोस्तों। ऊपरी क्रस्ट की चट्टानें आपको ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मिलेगी, और निचले क्रस्ट की चट्टानें आपको बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं
दूसरी परत की या दूसरे भाग की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मेटल। मेटल भाग की बात करते हैं दोस्तों, तो मेटल भाग जो है वो ऊपरी मेटल और आंतरिक मेटल यानी मेटल और ऊपरी मेटल दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। और जहां पर ऊपरी मेटल और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों, और इस असंबद्धता को जो है वो मोह नाम के आदमी ने खोजी थी, इसलिए इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता का के नाम से जाना जाता है। ये इसका संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊपरी मेटल की बात करते हैं दोस्तों। जो ऊपरी मेटल जो है निचला क्रस्ट जहां से खत्म होता है दोस्तों, और मेटल का जहां ऊपरी मेटल का प्रारंभ होता है दोस्तों, वहां से लगा करके लगभग 700 किलोमीटर तक का एरिया ऊपरी मेटल का माना जाता है दोस्तों। ऊपरी मेटल में यहां पर ऊपर दबाव और गहराई के कारण तापमान बढ़ जाता है दोस्तों, और तापमान बढ़ने के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती है, इसीलिए यह भाग जो है दुर्बलता मंडल कहलाता है दोस्तों। और ये 700 किलोमीटर तक का एरिया है, लेकिन 400 किलोमीटर तक के एरिया से जो ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं दोस्तों, और पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं, उन्हीं का अध्ययन कर करके हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ऊपरी मेटल की बात करते हैं। ऊपरी मेटल जो है वो क्रस्ट भाग जहां खत्म होता है, क्रस्ट भाग से लेकर के ऊपरी मेटल की गहराई जो है वो लगभग 700 किलोमीटर तक आंकी जाती है, और ये पूरा का पूरा मंडल जो है पिघला हुआ होने के कारण इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं निचले मेटल की बात करें दोस्तों, तो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो आपका निचला मेटल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 तक हो गया था दोस्तों। अब मेटल भाग का घनत्व लगभग 4.5 से शुरुआत होती है दोस्तों, और ये लगभग 8 तक इसका घनत्व देखने को मिलता है। तो यहां पर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, गहराई में जाएंगे दोस्तों, इसका घनत्व बढ़ता जाएगा और बढ़ करके लगभग 8 तक यहां पर देखा जा सकता है। एक और बात दोस्तों मेटल के बारे में जानने की जरूरत है हमें, कि मेटल का घनत्व अगर देखा जाए दोस्तों, आयतन देखा जाए, तो ये पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 83% भाग रखता है दोस्तों मेटल भाग, ठीक है। और इसका द्रव्यमान देखें दोस्तों, तो लगभग द्रव्यमान 68% इसका द्रव्यमान निकल करके आता है दोस्तों। ऊपरी मेटल और निचला मेटल दोस्तों, इन दोनों को अलग करते हैं दोस्तों। 700 किलोमीटर की लाइन जो है इनको अलग करती है। ऊपरी मेटल का 700 किलोमीटर तक का एरिया है, और 700 से 2900 किलोमीटर तक का एरिया निचला मेटल का कहलाता है दोस्तों। और 2900 किलोमीटर से लेकर के दोस्तों 5100 यानी 5100 किलोमीटर तक का एरिया दोस्तों, ये ऊपरी कोर कहलाता है दोस्तों, और ये भी द्रव्य अवस्था में विद्यमान है दोस्तों। यहां पर भूकंप की एस तरंग प्रवेश नहीं करती, भूकंप की एस तरंग प्रवेश नहीं करती। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर के बीच का एरिया जो है वो एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि एस तरंग द्रव्य भाग में प्रवेश नहीं करती। पी तरंग द्रव, ठोस और गैस तीनों ही अवस्था में चल लेती है, लेकिन एस तरंग द्रव्य अवस्था में नहीं चलती है दोस्तों। तो इस ऊपरी कोर की जानकारी हमें एस तरंग से मिलती है कि एस तरंग इस भाग में प्रवेश नहीं करती। इसका मतलब ये भाग कैसा होना चाहिए, द्रव्य अवस्था में होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं ऊपरी कोर और आंतरिक कोर की बात करते हैं, या इसको अंतरम भी कह सकते हैं। अंतिम भाग है तो अंतरम इसको कह सकते हैं दोस्तों, अंतरम भी कहते हैं इसको। अंतरम या कोर भाग जिसकी गहराई जो है 6370 किलोमीटर है, यानी 5100 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक का एरिया अंतरम कहलाता है, या निचला कोर कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है दोस्तों, तो दबाव का प्रभाव पड़ता है। तापमान तो बढ़ता ही है दोस्तों, तापमान बढ़ने के कारण चट्टानें पिघल तो जाती है, लेकिन ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा पड़ जाने के कारण यहां पर चट्टानें वापस ठोस अवस्था में मिलेगी दोस्तों। यहां पर चट्टानें कैसी मिलेगी आपको, बिल्कुल ठोस मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, ऊपरी कोर और निचले कोर को भी एक असमर्थता अलग करती है। इस असमर्थता को लहमान ने खोजा था दोस्तों, तो इसीलिए इस असमर्थता को लहमान असमर्थता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। निचला मेटल और ऊपरी कोर को भी एक असमर्थता अलग करती है दोस्तों। यहां पर भी भूकंप की तरंगों में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहां पर
निचला मेटल और ऊपरी कोर के बीच में एक असमर्थता है दोस्तों, जिसको कहते हैं, इसको खोजा गुटनबर्ग ने, इसीलिए इस असमर्थता को गुटनबर्ग असमर्थता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में लहमान असमर्थता है दोस्तों। अब वापस देख लीजिए दोस्तों एक बार कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कॉनकॉर्ड असमर्थता है, निचले मेटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटनबर्ग असमर्थता है, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में लहमान असमर्थता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मोह असमर्थता की। तो मोह असमर्थता जो है वो निचला तो क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, जिसको कहते हैं मोह असमर्थता। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार वापस संक्षिप्त में देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की नवीन मान्यता इस प्रकार है दोस्तों कि इसका आधार जो है भूकंप और भूकंप की तरंगें हैं दोस्तों, और इस भूकंप की तरंगों की गतियों का अध्ययन कर करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। इसको क्रस्ट, मेटल और कोर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हम बात करते हैं क्रस्ट भाग की। तो क्रस्ट भाग की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो धरातल या सरफेस कहलाती है दोस्तों। ये भाग क्या कहलाता है? धरातल कहलाता है, सरफेस कहलाता है। धरातलीय भाग होता है और धरातल के ठीक नीचे से क्रस्ट भाग प्रारंभ होता है दोस्तों, और क्रस्ट भाग लगभग 100 किलोमीटर तक का एरिया क्रस्ट भाग का एरिया कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये क्रस्ट भाग भी पुनः 2 भागों में विभाजित होता है दोस्तों। एक ऊपरी क्रस्ट होता है और एक निचला क्रस्ट होता है। इन दोनों भागों का विभाजन इस प्रकार से होता है दोस्तों कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.8 होता है और यहां पर पी तरंगों की गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती है, और यहां पर चट्टानें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है दोस्तों। निचले क्रस्ट की बात करें तो निचले क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 के आसपास रहता है दोस्तों, और यहां पर पी तरंगों की गति लगभग 6.9 होती है दोस्तों, और यहां पर चट्टानें जो है वो लगभग आपको बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेटल भाग की। मेटल भाग जो है वो निचला क्रस्ट जहां खत्म होता है और लगभग 2900 किलोमीटर तक का एरिया जो है, क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा मेटल भाग कहलाता है दोस्तों। इस मेटल भाग को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ऊपरी मेटल होता है और दूसरा निचला मेटल होता है दोस्तों। तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल का अंतिम भाग जो है वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होता है दोस्तों, और ये 700 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है दोस्तों। यहां पर चट्टानें जो है वो पिघली हुई अवस्था में रहती है, और लगभग दुनिया के जितने भी ज्वालामुखी आते हैं वो लगभग इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं दोस्तों। तो ये ज्वालामुखी बहुल्य क्षेत्र भी बन जाता है, यहां से ज्वालामुखी बाहर की ओर आता है, और इसी से हमारे धरातल या सरफेस का निर्माण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निचले मेटल की बात करते हैं दोस्तों। 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का एरिया निचला मेटल का एरिया कहलाता है दोस्तों, और इस मेटल का घनत्व लगभग 4.5 से शुरुआत होती है दोस्तों और लगभग 8 तक वेरी करता है। यानी ऊपरी भाग में इसका घनत्व 4.5 के आसपास रहता है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से नीचे जाते हुए ये बढ़ोतरी दर्ज इसमें की जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऊपरी मेटल और निचला मेटल को 700 किलोमीटर की लाइन अलग कर दे रही है दोस्तों। अब निचला मेटल और ऊपरी मेटल के बीच में भी एक असमर्थता पाई जाती है दोस्तों। यहां पर भी चट्टानों में अचानक जो है परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा द्रव्य भाग है, यहां पर एस तरंग नहीं गुजर पाएगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो असमर्थता है दोस्तों उसको गुटनबर्ग असमर्थता के नाम से जाना जाता है, और इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता, ऊपरी कोर की विशेषता ये कि दोस्तों ये भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, और द्रव्य अवस्था में पाई जाने के कारण यहां पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर सकती। तो जो क्षेत्र एस तरंग जहां जहां पर प्रवेश नहीं करती दोस्तों, ये एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है, और इन्हीं से ये अंदाजा लगता है कि ऊपरी कोर जो है द्रव्य अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एस तरंगे रिकॉर्ड ही नहीं होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, जिसको कहते हैं लहमान असमर्थता। और लहमान असमर्थता 5100 किलोमीटर से लगा करके 5100 किलोमीटर के आसपास लहमान बनती है दोस्तों, क्योंकि ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच की स्थिति बीचों बीच की स्थिति होती है। तो यहां पर यह असमर्थता लहमान असमर्थता कहलाती है दोस्तों। और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर का क्षेत्र अंतरम
या कोर कहलाता है। यह अंतिम भाग है दोस्तों, जो कि अंतरम या कोर कहलाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आयतन की और इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान मेटल भाग का होता है दोस्तों। मेटल भाग का द्रव्यमान आयतन लगभग 83% होता है और इसका द्रव्यमान लगभग 68% निकल के आता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि कोर भाग का आयतन हो जाता है दोस्तों 16% के आसपास और द्रव्यमान यहां का 32 रह जाता है दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू।